प्यारे बच्चों, मैं सत्येंद्र वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ परेशानियां जैसा कि आप सभी जानते हैं उसके कारण हम लोग प्रत्यक्ष रूप से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको इसी ऑनलाइन व्यवस्था के तहत ही क्लास को अटेंड करना है। बच्चों, तो आप सभी लोगों ने क्लास 11th में साइंस लिया है। साइंस में हम लोग जैसा कि जानते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब सब्जेक्ट आपके हैं। तो हम आपको जो फिजिक्स है अर्थात भौतिक विज्ञान है उसको पढ़ाएंगे बच्चों। तो इसमें क्लास 11th में जो भौतिक विज्ञान वाला पार्ट है, तो बच्चों इसमें जो भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोग एक एक करके अध्ययन उसका करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जिज्ञासा होती है बच्चों कि कौन कौन सी बुक या कौन सी बुक से हम पढ़ें जो हमारे लिए उपयोगी हो बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th या जो भी क्लासेज हैं उन सभी में एनसीईआरटी की बुक जो सरकारी बुक है वो प्रेफर की गई है सरकार की तरफ से। तो एक बुक तो एनसीईआरटी वाली है, उससे भी पढ़ाया जाता है बच्चों। तो बहुत ही सस्ती किताब है, 50-55 रुपए की बुक है। इसके अलावा चूंकि उसमें न्यूमेरिकल्स कम है तो उसमें और हमको पढ़ने में एक बार में पढ़ने में वो समझ में कम आता है। तो अगर जिनको और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों, तो वो साइड बुक के रूप में नगीन प्रकाशन या कोई अन्य प्रकाशन की बुक्स जो हमारे कोर्स के लिए अच्छी है वो ले सकते हैं बच्चों, जिसमें बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं। उनको आप जब हल करेंगे तो थ्योरी वाला पार्ट भी आपको अच्छे से तैयार होगा बच्चों। तो इस तरह से आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी वाली बुक ले सकते हैं या और अच्छे से तैयारी करने के लिए नगीन प्रकाशन या कोई अन्य बुक जो आपको अच्छी लगे ले सकते हैं बच्चों। तो इसमें हमको जो भौतिक विज्ञान में चैप्टर्स हैं उनमें जो पहला चैप्टर दिया गया है एनसीईआरटी वाले बुक के लिहाज से, इसमें जो पहला चैप्टर है बच्चों वो है भौतिक जगत। ठीक है, अध्याय 1 जो हमारा है, अध्याय 1 हमारा क्या है? भौतिक जगत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। बच्चों, जो भी चीजें हम लोग पढ़ें उनकी इंग्लिश वर्ड ये भी हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम अगर साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे चल करके जैसे आप इंटर पास आउट करेंगे तो चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, सबको इंग्लिश में ही आगे बढ़ना है। अर्थात सारी बुक्स वगैरह जो हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेंगी। तो इसीलिए जो भी वर्ड होते हैं साइंस के उनकी इंग्लिश जानते रहना आपको जरूरी है। तो उसको हम लोग बताते रहते हैं, तो जो जो बताते रहेंगे उन वर्ड्स को आप लोग याद भी करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, जिससे आपको आगे जब आप पढ़ें तो उसमें ज्यादा दिक्कत ना आए बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला जो अध्याय हमारा भौतिक जगत, तो बच्चों ये वाला जो चैप्टर है ये एग्जाम्स के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो चाहे अभी इंटर में हो या आगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिहाज से हो, तो ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन ये चैप्टर्स आपको जो हमको पढ़ना है अर्थात भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना है बच्चों, तो उसको समझने के लिए अर्थात कैसे भौतिक विज्ञान बना और क्या क्या चीजें हम लोग भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं और उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये चैप्टर दिया गया है। तो इसीलिए चूंकि इसको हम शार्ट में कुछ मेन चीजें जो होती हैं उसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, जिससे आपको भौतिक विज्ञान के प्रति आपका इंटरेस्ट पैदा हो। तो आप लोगों को लगता है कि भौतिक विज्ञान बहुत कठिन है, ठीक है, तो भौतिक विज्ञान जो होता है बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के अगर पढ़ते चलेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर समझ के चीजों को पढ़ते चलेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं होती हैं, बस समझना होता है बच्चों। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो वो चीजें हम लोग समझ के पढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि बहुत ही आसान हो जाता है। तो लेकिन आपको हमारे साथ जितनी चीजें कही जाएंगी वो सब करते चलना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैसे कहा जाता साइंस क्या है। साइंस वर्ड लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। सिंटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है।
जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सिंधिया शब्द का अर्थ है जानना। ठीक है बच्चों, तो जानना का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी चीज हम देखते हैं, जैसे हमारा पंखा चल रहा है, ठीक है, या टीवी चल रही है, या हमारा सूर्य एक नियत समय पे निकलता है, नियत समय पे अस्त हो जाता है, बारिश होती है, या हम चारों तरफ जो भी चीजें देख रहे हैं, जैसे इंद्रधनुष निकलता है। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत चीजें हम देखते हैं और हमें इनके प्रति जिज्ञासा होती है कि ये कैसे संभव हो रहा है। ठीक है, टीवी के भीतर हम देखते हैं कि वो चित्र चल रहा है, मोबाइल में देखते हैं कितनी सारी सुविधाएं हैं, आज हम ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, तो ये सब चीजें कैसे संभव है। जिसको ये जिज्ञासा शांत करनी हो बच्चों, तो कहाँ आएगा, वो भौतिक विज्ञान के माध्यम से ही उन चीजों को समझ पाएगा बच्चों। तो साइंस में हम लोग जानते हैं, साइंस जो हमारा 3 पार्ट हो जाता है मेनली, वो हमारा एक हो जाता है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इन 3 पार्ट में बांट दिया गया। अब हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो इसमें 3 पार्टों में ये जो हमारा आज हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे वो क्या होता है, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिकी भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है बच्चों, तो भौतिक विज्ञान अर्थात जो फिजिक्स शब्द है, ये ग्रीक भाषा के एक शब्द से ही निकला है, ग्रीक भाषा के एक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति अर्थात नेचर। इसका अर्थ होता है नेचर। ठीक है बच्चों, नेचर क्यों होता है, नेचर से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, तो जैसे शुरुआत में बच्चों जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी, जैसे सूर्य एक नियत समय पे निकल रहा है और अस्त हो रहा है, ठीक है बच्चों, बारिश होती है, इंद्रधनुष बनता है, या पानी का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती थी। तो इनके बारे में हमको जिज्ञासा होती थी, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी परिघटनाएं थी जिनके बारे में हम लोगों को जिज्ञासा होती थी। तो उसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने जानने का प्रयास किया बच्चों। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं थी, शुरुआत में क्या था, ये जो प्राकृतिक घटनाएं थी, इन्हीं को जानने का प्रयास किया गया। तो धीरे धीरे करके इनको जाना गया, कारण बताया गया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो यही चीजें धीरे धीरे इसका अध्ययन करते करते तो ये जो साइंस की एक ब्रांच बन गई बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। अर्थात इसमें हम लोग जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते थे शुरुआत में, तो धीरे धीरे उसी का विस्तार होकर के ये आगे चल करके बहुत एक बड़ा विषय बन गया बच्चों, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों इससे पहले हम लोग जो एक विज्ञान की साधारण परिभाषा पढ़ते थे, किसी घटना का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है बच्चों। सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध अध्ययन ये विज्ञान होता है। ये सब हम लोग ये परिभाषा पहले पढ़ा करते थे। तो इसी को अगर और थोड़ा सा हम लोग और अच्छे तरीके से कहें कि जो हमारे चारों ओर की घटनाएं हैं, चारों ओर की घटनाओं का अन्वेषण करना। अन्वेषण करने का मतलब है कौन कौन सी घटनाएं हमारे चारों तरफ घट रही हैं, ठीक है, कमा प्रयोग करना, या उससे संबंधित हम लोग कोई भी घटना है उससे संबंधित एक्सपेरिमेंट्स करते हैं छोटे मोटे, ठीक है, तथा भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। अब जो हमने प्रयोग किया उस आधार पे हमने बताया कि ये कारण, हमने बताया इस कारण से ये चीजें हो रही हैं, तो उसको हम लोग भविष्यवाणी करने का मतलब होता है कि उस कारण को बताना, फिर उस आधार पे और चीजों की व्याख्या करना कि वो हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पे जो रिजल्ट निकला उसी आधार पे हमने और चीजों की व्याख्या की, पहले ही बता दिया कि इसी कारण से हो रहा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं भविष्यवाणी करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन जो हमारा होता है, ये हम लोग वैज्ञानिक विधि से हम लोग कहते हैं, जो सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वो उसको उसी को हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक विधि अर्थात साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, चूंकि हमको अब चीजों को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना है 11th और 12th में, तो अगर आपने साइंस अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा इससे पहले तो भी कोई बात नहीं, अब क्लास 11th में फिर से आपको सारी चीजें शुरुआत से बताई जाएंगी बच्चों। तो आप लोग अगर यहीं से मेहनत करना शुरू कर देते हैं
तो पिछली क्या चीज हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो अगर आप मेहनत करेंगे तो यहीं से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो साथ साथ अगर लगे रहेंगे तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होगा बच्चों। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है? तो वैज्ञानिक विधि में बच्चों 5 चरण होते हैं। 5 चरण में सबसे पहला, कोई भी घटना होती है तो हम लोग जानते हैं उसका पहले से व्यवस्थित प्रेक्षण करते हैं। व्यवस्थित प्रेक्षण का अर्थ है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि वो घटना कैसे घट रही है। तो अभी हम लोग आगे गुरुत्वाकर्षण एक चैप्टर है, ठीक है बच्चों, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम देखते थे कि जो विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, या जो तारे हैं, ठीक है, ये सब ग्रह उपग्रह ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्यों चक्कर लगा रहे हैं, दिन और रात क्यों होते हैं, ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देती थी। तो मनुष्य की एक जिज्ञासा थी, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्या कारण है कि ये इतना सिस्टमैटिक ढंग से दिन और रात हो रहे हैं, बारिश हो रही है, ठीक है, ऋतुएं बदल रही हैं, इंद्रधनुष बन रहा है, या जो भी चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं। तो उसी से संबंधित एक जो घटना थी, जैसे ग्रहों का एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, एक निश्चित समयांतराल में चक्कर लगाना, ठीक है, ये सारी घटना का एक व्यवस्थित प्रेक्षण एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टाइको ब्रे। ये जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसी में है, इसी क्लास 11th में है। उन्होंने इसका अध्ययन किया और पूरी जिंदगी यही केवल ऑब्जर्वेशन करते रहे विभिन्न ग्रहों की स्थितियों का। ठीक है, पूरे जीवन इन्होंने केवल ऑब्जर्वेशन किया, प्रेक्षण किया, और प्रेक्षण कर करके बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया। दूरदर्शी से वो ग्रहों की स्थितियां देखते थे, नोट करते थे कि कितने समय में कौन ग्रह कहाँ पर है। ऐसे बहुत सारी घटनाओं का इन्होंने अध्ययन किया, अर्थात व्यवस्थित प्रेक्षण किया, और प्रेक्षण करके उसको नोट किया और बहुत सारे डाटा को इकट्ठा किया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवस्थित प्रेक्षण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब प्रेक्षण कर लेते हैं किसी भी घटना का, जैसे हम कोई भी चीज है, ठीक है बच्चों, तो जैसे हम लोग देखते हैं पानी है, पानी उत्तर से दक्षिण भी जाता है या किसी भी दिशा में भी जाता है। ऐसे हमने देखा कि पानी बहता है अलग अलग दिशाओं में। लेकिन एक चीज हमने और अध्ययन किया तो हमने देखा कि पानी बहता तो है अलग अलग दिशाओं में, लेकिन हमने देखा कि पानी ऊपर से नीचे ही बहता है, यानी अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर ही ये पानी फ्लो होता है। ठीक है, किसी भी दिशा में बह रहा हो, लेकिन हमने क्या देखा कि अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई पर ही ये पानी अपने आप आता है। ठीक है, नीचे से ऊपर पानी कभी नहीं जाता है। तो इस तरह से अलग अलग घटना का जब हमने डिटेल में अध्ययन किया, तो ऐसे प्रेक्षण कर करके बच्चों फिर हम क्या करते हैं, नियंत्रित प्रयोग करते हैं, अर्थात उस चीज से संबंधित हम अपने लैब में या कहीं पर भी उससे संबंधित एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं बच्चों। ठीक है, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट जो भी संभव हो पाते हैं, फिर उस घटना से संबंधित प्रयोग भी करते हैं। इस प्रयोग को करने के बाद उसका गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचन करते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो पहले तो उसकी विवेचना करते हैं। गुणात्मक का मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज पर बल लगाते हैं, ये हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जानते हैं जब किसी चीज पर बल लगाया जाता है बच्चों, तो बल लगाने से क्या उत्पन्न हो जाता है, उसमें त्वरण। त्वरण क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाया करती है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो हमने ये देखा कि ये कोई भी वस्तु पर जब उस पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाया करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव, यानी हमेशा क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। और कोई वस्तु चल रही है, उसके विपरीत अगर हम बल लगा दें तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरह से हम उसकी क्वालिटी का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और मात्रात्मक का अर्थ होता है बच्चों, फिर हम क्या करते हैं, अब हम उसकी क्वांटिटी जो थी उसकी गणना करते हैं। मात्रात्मक का अर्थ होता है मात्रा। अब हम क्या करते हैं, उसको उसकी मात्रा को भी देखते हैं। फिर अगर हमने वही बल, सेम बल 5 किलोग्राम वाले वस्तु पर लगाया, अर्थात पहले 2 किलोग्राम वाले वस्तु पर लगाया, फिर 5 किलोग्राम वाले वस्तु पर लगाया, बल समान है, तो हमने देखा कि जो 5 किलोग्राम वाले वस्तु है उसकी स्पीड कम बढ़ी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब मात्रा का भी उसमें मात्रा को भी डालने का प्रयास किया, अर्थात हम उसको अलग अलग वस्तु लेकर के देखते हैं कि अलग अलग वस्तु की जो मात्रा है उस आधार पे हम देखते हैं
तो उस आधार पे हम उसका मात्रात्मक विवेचन करते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर उस मात्रात्मक विवेचन के आधार पर गणितीय प्रतिरूपण करते हैं। गणितीय प्रतिरूपण का क्या अर्थ होता है? गणितीय प्रतिरूपण का अर्थ है कि जो चीज हमने देखी उसको हम एक फार्मूले में ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे न्यूटन ने बताया था कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं F, तो उसमें उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ जाने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखा गया कि जब भार यानी द्रव्यमान ज्यादा होता किसी वस्तु का तो त्वरण कम उत्पन्न होता है, और जिसका द्रव्यमान कम होता है तो त्वरण क्या होता है? ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो इस आधार पे उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था बच्चों, F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए का अर्थ क्या है? F प्रोपोर्शनल m होता है। m का मतलब होता है कि जैसे अगर त्वरण समान है तो समान त्वरण के लिए ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अर्थात दो वस्तुएं हैं, दोनों में हम समान त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं बच्चों, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पर बल भी हमको क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए यानी उस पर लगाया गया बल भार बढ़ने के साथ बल बढ़ता जाएगा। और यह प्रोपोर्शनल ए का क्या अर्थ है? अगर द्रव्यमान समान है, अब की बार क्या करेंगे? द्रव्यमान समान है, दो वस्तुएं हैं जिनका समान द्रव्यमान है, तो जिसमें हम ज्यादा त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, जिसमें कम त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों के समानुपाती होता है, दोनों को मिला देते हैं तो एक फार्मूला जो हमारा बनता है F बराबर m इंटू ए। अर्थात उन्होंने ये मात्रात्मक विवेचन किया, मात्रात्मक विवेचन के आधार पर उन्होंने जो फार्मूला दिया F बराबर m इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के आया, इसी को हम कहते हैं गणितीय प्रतिरूपण। अर्थात गणितीय रूप है इसका, जो चीजें हमने अध्ययन की उसी का एक गणितीय रूप है, ये फार्मूले के रूप में वो हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, अब अगली चीज है भविष्य कथन। भविष्य कथन का क्या अर्थ है बच्चों? भविष्य कथन का अर्थ है कि जो फार्मूला है उस आधार पे हम कुछ भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। भविष्यवाणी का अर्थ है जैसे आप लोगों ने जो गति के समीकरण है उसमें 3 समीकरण पढ़े रहेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, ये सब क्या है? फार्मूला है, अर्थात गणितीय प्रतिरूपण है। ठीक है, ये जितने भी फार्मूले होते हैं बच्चों ये किसी न किसी घटना का गणितीय प्रतिरूपण होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी तरह से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये जितने भी फार्मूले हमने बताए ये गणितीय प्रतिरूपण है बच्चों, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये अगर एक फार्मूला है बच्चों तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या है? s क्या है? चली गई दूरी, u क्या है? प्रारंभिक वेग, t क्या है? लिया गया समय, a क्या है? वस्तु में उत्पन्न त्वरण, और t समय जानते हैं हम लोग। तो अगर हमको s अर्थात दूरी निकालना है, अगर हमको प्रारंभिक वेग पता है, u का मान पता है और a पता है, a का मतलब है उसमें जो त्वरण है वो पता है, त्वरण का मान पता है और प्रारंभिक वेग का मान पता है, अर्थात किस वेग से उसने चलना शुरू किया और उसमें त्वरण कितना है। दो चीजें अगर पता हो तो हम बता सकते हैं कि कितने समय में t का मान रखेंगे और हमको चली गई दूरी पता चल जाएगी। अर्थात कितने समय में, अर्थात वो वस्तु चल नहीं रही, अर्थात अभी वो गई नहीं है, हम पहले ही बता देंगे कि इतने समय बाद वो इतनी दूरी पर पहुंच गया होगा। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया? अनुमान लगाया बच्चों। ठीक है, अनुमान लगाया और हम बता सकते हैं कितने समय बाद वो इतनी दूरी पर पहुंच गया। अब इसको और अच्छे समझने के लिए एक उदाहरण और हम आपको देते हैं। जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट ये कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं इनका हम लोग प्रक्षेपण करते हैं, अर्थात यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा चंद्रयान का जो मिशन है, चंद्रयान 2 भेजा गया था अभी हाल में कुछ महीनों पहले। ठीक है, तो ये जो उपग्रह होते हैं बच्चों, हम लोग आज हमने भेजा तो 6 महीने 8 महीने साल भर बाद वहां पर पहुंचते हैं। तो 4-6 महीने बाद हम लोग एग्जैक्ट अनुमान लगाते हैं कि अभी हमने भेजा तो इतने समय बाद इतने बजकर इतने मिनट पर ये वहां पर जाएगा और हम उसको अपनी उसकी कक्षा में स्थापित करेंगे। तो ये कहाँ से आया? ये हमने भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी किस आधार पे की? कि जैसे हम वहां पर भेजते हैं तो उपग्रह
कि जो भविष्यवाणी हमने की कितने दिन में वो पहुंच जाएगा, इतने महीनों में वो पहुंच जाएगा, तो ये हमने कैसे भविष्यवाणी की? ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों के आधार पे हमने उसमें अपने फार्मूले के आधार पे उसमें मान रखा और मान रख के निकाल लिया कि इतने समय बाद वो उपग्रह वहां पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं भविष्यवाणी। तो ये धीरे धीरे आप चीजों को पढ़ेंगे तो ये फिजिक्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। तो भविष्यवाणी अब आपको समझ में आ गया होगा भविष्य कथन का क्या मतलब होता है, कि हम फार्मूलों की सहायता से ही ये चीज बता सकते हैं कि वो आगे चल करके क्या होने वाला है। तो एक चीज और बच्चों आपको इसी समय बता दें कि ये जो कोई भी नियम बनते हैं विज्ञान में, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट सही हो, अर्थात विज्ञान सदैव गतिशील होता है। कोई भी नियम जो आज हम पढ़ रहे हैं कि ये नियम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, फिर हो सकता है कि कोई ऐसा नियम आए या कोई ऐसा साइंटिस्ट आए जो उन नियमों में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दे और कुछ उसको संशोधित कर दे या उस नियम को गलत साबित कर दे। ऐसा हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबसे पहले जैसे परमाणुओं के मॉडल दिए गए थे, तो सबसे पहले टॉमसन ने बताया था परमाणु मॉडल, फिर वो जब सही नहीं हुआ तो फिर रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ त्रुटियां थी तो फिर बोर ने परमाणु मॉडल दिया। तो इस तरह से विज्ञान में गतिशीलता होती है बच्चों। तो जो चीजें आज हैं हो सकता है कि उसका कुछ सुधार करके फिर आगे हम पढ़ें या कुछ नियम गलत हो जाए। इसी तरह से अभी आप लोग जब क्लास 12th में जाएंगे तो उसमें प्रकाशिकी अर्थात प्रकाश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसमें ये बताया गया था प्रकाश कि पहले प्रकाश कैसे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये न्यूटन ने बताया था। फिर हाइगेंस नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया प्रकाश कणों से नहीं बना है, अर्थात प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता है, तरंग के रूप में चलता है। तो उन्होंने पिछला सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। फिर बाद में और जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको अभी नहीं समझ में आ रही होंगी, केवल इसमें ये बताना है हमको कि विज्ञान में सदैव गतिशीलता होती है, अर्थात उसके नियम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे खोजें होती हैं जो हमारे साइंटिस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो नियम भी समय के अनुसार बदल भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों भौतिकी के अध्ययन के अर्थात भौतिक विज्ञान के अध्ययन के दो प्रमुख तरीके होते हैं बच्चों। पहला होता है एकीकरण और दूसरा होता है न्यूनीकरण। ठीक है बच्चों। तो एकीकरण क्या होता है और न्यूनीकरण क्या होता है, इसको हम यहाँ समझेंगे। जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी घटनाएं जो हमारे आसपास घट रही हैं, हम चाहते हैं कि हमको कम से कम अध्ययन करना पड़े ना। कई सारी घटनाओं को हम एक ही सिद्धांत से उनकी व्याख्या कर दें, तो उसको ही हम लोग कहते हैं एकीकरण। तो पहले ये माना जाता था, जैसे न्यूटन ने खोजा कि कोई वस्तु, ठीक है, को जब छोड़ा जाए तो वो जमीन पर ही गिरती है, जमीन की तरफ ही गिरती है। तो उन्होंने बताया कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से ये देखा गया कि विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, या उपग्रह जो होते हैं अपने ग्रह के परितः चक्कर लगाते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। या इसी तरह से जो अगर हम नाभिकीय उसमें आ जाएं, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं जो हैं, तो उन घटनाओं पे ये देखा गया कि उन घटनाओं में कुछ न कुछ बल काम करता है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे सूर्य कोई भी वस्तु है वो पृथ्वी की तरफ गिर रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, या सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो एक ही बल है जिसको हम लोग क्या कहते थे, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। तो पहले ये माना जाता था कि ये सारे बल जो है अलग अलग हैं। फिर बाद में ये बताया गया कि नहीं, ये सब सारे बल अलग अलग नहीं है, इन सब बलों को एक में करके अर्थात एक ही बल से उसकी व्याख्या की गई, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने क्या किया कि बहुत सारे बलों को एक ही बल से उनकी व्याख्या की, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है। तो हमको इन सारे बलों का अलग अलग अध्ययन नहीं करना, एक ही बल का अध्ययन करना है, गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करना है, और यही बल हर जगह काम कर रहा था। ठीक है बच्चों। तो इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का क्या अर्थ होता है, रेक्टिफिकेशन। तो जैसे कोई भी घटना है, ठीक है,
और वो हमको बहुत जटिल लग रही है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों ने पहले भी किया होगा, तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो वो बड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप, पहले जो चीज कही जा रही है पहले उसको करेंगे, फिर उससे आगे की चीज करेंगे, फिर उससे आगे की चीज करेंगे, फिर जाके हमारा रिजल्ट मिलता है। तो इसी को कहते हैं न्यूनीकरण, यानी उस घटना को छोटे छोटे भाग में बांट करके उस बड़ी घटना को समझना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनीकरण या रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफाई मतलब हल करना, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे घरों में बिजली आ रही है, तो बिजली कहाँ से आ रही है, अगर आपको जिज्ञासा तो ये पाएंगे आप कि कहीं ना कहीं एक सेंटर है जहाँ पर बिजली बन रही है। तो बिजली कैसे बन रही है ये भी है, तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि अगर कोयले से बिजली बन रही है तो कोयला लाया जाता है, फिर कोयला ला करके कोयले को जलाया जाता है, जला करके कोयले की जो तापीय ऊर्जा है, ठीक है, उससे पानी गर्म किया जाता है, तो उससे पानी गर्म होता है, फिर पानी भाप के रूप में बदलता है, और वो भाप बहुत प्रेशर के साथ जो हमारी टरबाइन होती है, टरबाइन पे जाके उसको हिट करती है और वो टरबाइन हमारी घूमती है। फिर वहां पे हमारा टरबाइन जो लगी है वो क्या करती है, घूमने के कारण वहां पे कॉयल लगी हुई है जो वहां पर घूमती हैं और वो क्या करती हैं, विद्युत ऊर्जा पैदा करती हैं। तो ये सारी चीजें जब हम स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे, फिर वहां से विद्युत ऊर्जा पैदा होकर के फिर हमारे घरों तक कैसे आती है, ट्रांसफार्मर लगा करके आती है। तो ये बहुत सारी घटनाओं का एक क्रम है। तो इसको जब हम एक एक करके उसको छोटे छोटे भाग में बांट करके पढ़ेंगे, तब जाकर के हमको वो पूरी चीज समझ में आएगी। तो इसको कहते हैं न्यूनीकरण। दो तरीके होते हैं, सबसे पहला एकीकरण, यानी बहुत सारी घटनाओं को, क्योंकि हमारे आसपास है जो भी चीजें बहुत सारी लाखों करोड़ों घटनाएं हैं, तो लाखों करोड़ों चीजों का अध्ययन हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को अगर हम एक में करके अध्ययन कर लें, ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे अगर हमारे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 1000 चीजों को हम अगर एक ही नियम से 1000 चीजों की व्याख्या कर दें, तो हमको एक ही नियम पढ़ना है। यही चीज हम लोग फिजिक्स में करते हैं, तो एक ही नियम से कई सारी घटनाओं की व्याख्या कर देते हैं, तो उसको हम एकीकरण कहते हैं। अब न्यूनीकरण आप समझ गए, बड़ी सी घटना का या जो भी जटिल चीजें हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके समझना या हल करना, न्यूनीकरण हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो चीजें आपको बताई जाती हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा नोट करने का प्रयास करें, केवल वीडियो देखने का ही ना प्रयास करें। जो चीजें बताई जा रही हैं कॉपी और पेन लेकर के नोट करते भी चलें। तो अभी आज जो चीजें बताई गई उनमें बहुत ज्यादा चीजें नोट करने वाली नहीं है, बस आपको केवल समझाना था कि क्या क्या चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिर अगले वीडियो में जो चीजें इस पहले चैप्टर की बची हैं थोड़ी बहुत उनको पढ़ेंगे। फिर हमको जो पढ़ना है, जो चैप्टर 2 से हमारा जो थोड़ा सा कोर्स स्टार्ट होता है परीक्षा के लिहाज से, वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा। तो अभी बहुत ज्यादा चीजें नोट करने वाली नहीं है, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो उनमें आप नोट भी करते चलेंगे, अर्थात अपना नोट्स भी तैयार करते चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं।